हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हमने 2 क्लास पढ़ा दिया है। आज हमारा तीसरा क्लास है। अध्याय 3 हमारा है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आपने यदि नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके वहाँ से 2 क्लास देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्लास। ये हमारा तिरंगा सीरीज है। इसके माध्यम से हम पूरा कवर करने वाले हैं शिक्षण कौशल। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। अब हम देख लेते हैं शिक्षा की संकल्पना क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने एवं अपनी शक्तियों को पहचानने का क्षमता का विकास करती है। उसे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। इसकी संकल्पना प्लेटो हमारे थे, प्लेटो महोदय थे, उन्होंने दिया था अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। अर्थात कह सकते हैं अज्ञानी रहने से अच्छा है कि हम जन्म ना ही ले। ये हमारा कथन किसका था? प्लेटो का था। महर्षि वेद व्यास जी थे, उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया ज्ञान शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, अपितु व्यक्ति को बोलना चालना या व्यवहार करना सिखाता है। वह हमारा क्या है? शिक्षा कहलाता। शिक्षा का अर्थ प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द का उत्पत्ति विद्य धातु से हुआ है और अप्रत्यय लगाने से यह विद्या बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। प्राचीन समय में ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया था। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिष्य धातु से अप्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी भी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती, वरन बालक के जन्म से साथ साथ शिक्षा प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ये हमारे क्या था? प्राचीन कुछ हमारे महत्वपूर्ण कहावत थे या महत्वपूर्ण कथन कह सकते हैं। ये हमारी शिक्षा के बारे में बताया गया था। अब जैसे देख लें, इंग्लिश की भाषा में ले लें। शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। अब देख लेते हैं एजुकेशन जो शब्द है हमारा, वो किससे बना है? एजुकेटम से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित रहना। अब हम देख लेते हैं शिक्षा का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का महत्व व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करने का एक चारित्रिक निर्माण करता है। उसे क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। उसका महत्व है शिक्षा राष्ट्रीय जीवन में व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक कुशलता, राष्ट्रीय अनुशासन आदि भावनाओं को विकसित करने में योग बनाता है। वह हमारे सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने में राष्ट्रीय हित को प्राथमिक देने के लिए ओतप्रोत होता है। उसे हम शिक्षा कहते हैं। इससे हमारा कुछ स्लोगन बना हुआ है। एकता कैसे कहते हैं? सामाजिक कुशलता ज्ञान का विकास करता है, चारित्रिक निर्माण करता है, लक्ष्य प्राप्त करता है। अब हम देख लेते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षा ये व्यक्ति के सामाजिक विकास का एक समर्थन प्रक्रिया होता है। शिक्षाविदों ने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के अलग अलग उद्देश्यों का निर्माण या कार्य किया था। अब देख लेते हैं शिक्षा के कुछ उद्देश्य हमारे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावना, विचार, ज्ञान आदि में परिवर्तन लाना हमारा क्या? शिक्षा कहलाता है। शिक्षा से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, चरित्र का निर्माण होता है, मूल्य मिलता है, कौशल मिलता है और जीवन जीने की एक शैली मिलती है। अब हम देख लें वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक दर्शन, जीवन दर्शन, राजनीति विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति, ये सब हमारे क्या हैं? प्रमुख हमारे उद्देश्य हैं। शिक्षा के उद्देश्य पर दर्शन का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मविभक्ति, वैज्ञिकता का विकास, संबंध क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गदर्शन एवं समन्वय तथा प्रजातियां प्रवृत्ति करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच जीवन जीने का ढंग ही हमारा क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। महात्मा गांधी ने बताया था कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन दर्शन को ज्ञान के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ना ही क्या है? हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत समाज की दशाओं को शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभावित करता है। ये हमारे हैं शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं।
अब हम देख लेते हैं शिक्षा हमारा जो शिक्षा होता है यह कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से हमारे शिक्षा होते हैं। तो एक हमारा होता है औपचारिक शिक्षा, एक होता है अनौपचारिक शिक्षा और दूसरा होता है दूरस्थ शिक्षा होता है। तो औपचारिक शिक्षा की बात कर लें हम, तो औपचारिक शिक्षा बालक को सुगम कुशल शिक्षा देने का एक कार्य होता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा देने का योजना अर्थात समय समय पर अध्यापक विधि द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा कंप्लीट करवाना क्या कहलाता है, औपचारिक शिक्षा कहलाता है। औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज और साधनों का उपलब्धियों का हस्तांतरित करना ही संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसमें बालक दूसरों में रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। अब हम देख लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है हमारा। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यह बिना किसी बाह्य दबाव से स्वतः प्राप्त किया जाता है। समाज के सदस्यों के साथ रहने से उनमें मेल मेल जोल, व्यवहार करने, कार्य करने, ये प्रकृति के साथ जो सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे हम किसी से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से या और किसी श्रेष्ठ बंधु से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, ना कि वो किताबी रह के बल्कि व्यवहारिक ज्ञान को देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा देख लें हम, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। जब शिक्षक और विषयों के मध्य दूरी हो और शिक्षा पत्राचार, मतलब कह सकते हो न्यूज़पेपर या पत्राचार के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा लचीली, सुगम और समय पर बचत करने वाली होती है। मतलब हम, मालूम है फ़ॉरेन से कोई करना है या हमें जामिया इस्लामिया से करना है या साउथ इंडिया से कोई सी यूनिवर्सिटी से करना है, तो हम घर बैठे ही दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य से प्राप्ति होने वाले कारक कौन कौन से। तो दर्शन हमारा हो जाएगा, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति, प्राकृतिक दशाएं, तो ये सब हमारा क्या हो जाएंगे, शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे और उसका महत्व। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे भारतीय विचारक हैं, उनका शिक्षा दर्शन क्या है। पहले हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बताया, उनका एक बहुत प्रचलित कथन है, लोगो है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो किसका कथन है, स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा को सहायक माध्यम माना है। इनके अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर अंदर ही निहित रहता है शिक्षा, उसको अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से जागृत करना रहता है। इसके मत में शिक्षा वह नहीं है जो दिमागों में ठूस ठूस कर भरा जाए, ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र है। सच्ची सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की ही शिक्षा है, यह विवेकानंद जी ने बताया था। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चरित्र का निर्माण करना, विश्व बंधुता की भावना रखना, आत्म त्याग करना और व्यवहारिक या व्यावसायिक क्षमता का विकास करना हमारा क्या है, शिक्षा है। विवेकानंद जी कहते हैं आध्यात्मिक पूर्णता के लिए अपने पाठ्यक्रम में धर्म, दर्शन, उपनिषद, साधु संगति तथा आदर्श के विषयों में सम्मिलित होना हमारा क्या है, शिक्षा कहलाता है। अब हम देख लेते हैं लौकिक प्रगति के लिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, कृषि, संस्कृत, व्यवसायिक कला, प्रावैधिक विषय, व्यायाम व्यायाम को शिक्षा का विषय माना है। उन्होंने बताया कि हम किसी भी माध्यम से, चाहे राजनीति विज्ञान हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, चाहे हमारे व्यवसायिक ज्ञान हो, किसी भी ज्ञान को अर्जित करना हमारा क्या है, शिक्षा कहलाता है। ये विवेकानंद जी ने बताया था। अब हम देख लेते हैं हमारे गुरु जी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनका जन्म 1861 से लेकर
में हुआ था और मृत्यु 1941 में हुआ था। इन्होंने बताया, जहाँ मन निर्भय हो और मस्तिष्क ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, वहाँ मेरा देश हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जहाँ मन निर्मल हो, मस्तिष्क हमारा ऊंचा हो और ज्ञान हमारा मुक्त हो, वह हमारा देश है, वह हमारा भारत है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी टैगोर जी का जन्म 6 मई सन 1861 कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में विवेकानंद जी का भी जन्म हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी जन्म हुआ था। टैगोर जी का जन्म टैगोर जी ने 1813 में गीतांजलि की रचना की और इसी ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। टैगोर जी का मत था, शिक्षा में आदान प्रदान दोनों ही निहित हैं। सच्ची शिक्षा संग्रहित ज्ञान के प्रयोग में होता है। इनके अनुसार शिक्षा का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास तथा वातावरण और शिक्षा का होना चाहिए। ये किसका कथन था? हमारे टैगोर जी ने बताया था। टैगोर जी ने बताया, अध्यापन मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए। उसने कहा कि शिक्षा जो हमें ग्रहण करना है, हमारा किससे होना चाहिए? मातृभाषा से स्टार्ट करना चाहिए, मातृभाषा में ग्रहण करना चाहिए। लौकिक लौकिक प्रगति के लिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, कृषि कला, व्यवसायिक विज्ञान, प्रावैधिक विषय और व्यायाम जैसे विषयों को सम्मिलित किया था। वो सब क्या बताए? शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में। गांधी जी ने शिक्षा शास्त्री नहीं थे, परंतु वह युग पुरुष और युग दृष्टा के रूप में विख्यात हुए। गांधी जी का शिक्षा संबंधी विचार अपने पुस्तकों जैसे शिक्षा की समस्या, विद्यार्थियों से सच्ची शिक्षा और बुनियादी शिक्षा में प्रकट किए जाते हैं। गांधी जी ने शिक्षा दर्शन के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। गांधी जी ने बताया, 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे हमारे आर्टिकल 14 में बताया जाता है कि हमें क्या होना चाहिए? 6 से लेकर 14 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। तो इससे पहले गांधी जी ने ही बताया था कि हमें 7 से लेकर 14 वर्षों तक हमको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक के मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा हमारा मातृभाषा में होना चाहिए। ये क्या गांधी जी ने बताया कि मातृभाषा में हमारा शिक्षा होना चाहिए, हमारे मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए, वही हमारी क्या है? शिक्षा है। शिक्षा किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जाने वाली चाहिए। मतलब शिक्षा में इस तरह देना चाहिए कि हम इसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकें। मतलब हम व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने का प्रेरणा भी मिले और वो खुद अपनी जीविका चला सकें, ऐसी हमको शिक्षा देनी चाहिए। बालक की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह शिक्षा समाप्त करके किसी रोजगार में लग सके। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ था बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्विध विकास करना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य था जीवनोपार्जन, संस्कृति विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास, चरित्र का विकास और मुक्ति तथा आत्मभूत होना। ये क्या था? गांधी जी के अनुसार था। अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ वेस्टर्न थिंकर कह सकते हैं, पाश्चात्य विचारक, उनको देख लेते हैं। इससे हम अरस्तु को, प्लेटो को देखते हैं पहले। तो प्लेटो जी का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। ये अत्यंत समृद्ध और कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो का बचपन से ही साहित्य में अगाध प्रेम था। प्लेटो जी की कुछ पुस्तकें हैं, एपोलॉजी, क्रिस्टो, फ्रीडो, रिपब्लिक, द लिव्स। ये हमारे क्या हैं? कुछ बुकें हैं। प्लेटो जी के अनुसार शिक्षा है, शिक्षा में मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालक के सद्गुण का प्राथमिक प्रवृत्तियों को उचित आदतों द्वारा विकास के लिए दिया जाता है। यह हमें निरंतर उन वस्तुओं में घृणा करना सिखाता है जिनमें हमें घृणा करनी चाहिए। यह मेरे विचार से यह वास्तविक शिक्षा है।
प्लेटो का क्षेत्र था शिक्षा में योगदान। उसने सभी के लिए शिक्षा समान अवसर प्रदान करना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का संतुलन विकास करना। शिक्षा का आकाश सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। उसने शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। प्लेटो ने स्त्री शिक्षा को आवश्यकता बताया। प्लेटो ने औद्योगिक शिक्षा का उन्नति का प्रयास बताया था। कुछ इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे देख लें हम। प्लेटो की शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, व्यक्तिक उद्देश्य थे और सामाजिक उद्देश्य थे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य थे सहयोग तथा समुदाय जीवन को भावना का विकास करना, नागरिक कुशलता का विकास करना, संतुलन व्यक्तित्व का निर्माण करना, विवेक का विकास करना, बालकों को सामंजस्य जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा तीन प्रकार की होती: औद्योगिक शिक्षा, क्रियात्मक शिक्षा और वास्तविक शिक्षा। प्लेटो ने पाठ्यक्रम को निर्धारित तीन आधारों पर किया था: प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर और उच्च उच्च स्तर की शिक्षा पर। ये हमारे क्या थे, प्लेटो महोदय थे, उन्होंने जो शिक्षा के बारे में बताया था। अब हम देख लेते हैं, हमारे विचारक हैं रूसो। रूसो जी का जन्म इटली में के जिनेवा नामक शहर में 1712 ईस्वी में हुआ था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थीं: द प्रोसेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू हेरोडीज और एक था एमिल करके। ये इनकी क्या थी, प्रमुख ग्रंथ थी और रूसो जी का। आप देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया था। शिक्षा संबंधी विचार प्रकृतिवादी है। शिक्षा के तीन मूल स्रोत हैं: प्रकृति, मानव और पदार्थ। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक का सही अर्थों में मनुष्य बनाना। मनुष्य के विकास को चार अवस्थाओं में बांटा गया था। किसने बताया था? रूसो जी ने बताया था। शैशवावस्था 0 से 2 साल, बाल्यावस्था 2 से 12 साल, किशोरावस्था 12 से 15 और युवावस्था 15 साल के बाद। ये किसका है विचार? रूसो जी का था। नि- निषेधात्मक शिक्षा का विचारधारा में जन्म हुआ था। ये कौन सा था हमारा? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पर बल देना, शिक्षा की अवधि, नियंत्रण का अभाव, प्रकृति वातावरण, आदतों का निर्माण का विरोध, नैतिक शिक्षा। हम देख लेते हैं शिक्षा की रूपरेखा 6 प्रकार थी: ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पर बल देना, शिक्षा का की अवधि, नियंत्रण का अभाव, प्रकृति वातावरण, आदतों का अभाव और नैतिक शिक्षा। ये हमारे रूसो महोदय थे। अब हम देख लेते हैं जॉन डीवी महोदय को। जॉन डीवी ने शिक्षा का जॉन डीवी एक महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। इनका जन्म 1859 ईस्वी बर्लिंगटन में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तकें थीं द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड चाइल्ड, स्कूल ऑफ टू टुमारो। ये इनका क्या था? पुस्तकें थी। डीवी ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बताया, शिक्षा का विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन का आवश्यक है। डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक कुशलता को प्राप्त करना, अनुभव को पुनर्निर्माण करना, गतिशील अनुकूलन, योग मस्तिष्क का विकास तथा वातावरण के साथ अनुकूलन होना। ये क्या था? शिक्षा का उद्देश्य था। इनके अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में कुछ प्रमुख सिद्धांतें थीं। सिद्धांतों के एक बार देख लेते हैं। रुचि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये सब किसका था? जॉन डीवी महोदय का था। अब हम देख देते हैं फ्रोबल महोदय को। इनका जन्म फ्रोबल महोदय का जन्म 21 अप्रैल 1702 ईस्वी में हुआ था। किंडरगार्टन पद्धति के जन्म, जो हमारा एक पद्धति से है किंडरगार्टन प्रणाली, उसके जनक कौन थे? हमारे फ्रोबल महोदय थे। जन्म इनका 1782 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, इनका जन्म कब हुआ था? 1702 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1702 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। फ्रोबल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना, ये था उनका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था व्यक्ति को ऐसे बनाना कि वह ईश्वर में उपस्थित सबकी एकता को पहचान ले।
तीसरा उद्देश्य था देवीय नियमों के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना हमारा शिक्षा है। फ्रोवेल ने सन 1839 में विद्यालय खोला जिसका नाम था किंडर गार्डन रखा। किंडर गार्डन जर्मन भाषा का शब्द है या दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर और गार्डन, जिसका अर्थ होता है बालक और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा। इस प्रकार किंडर गार्डन का अर्थ हुआ बालकों का उद्यान। किंडर गार्डन पद्धति के निम्नलिखित सिद्धांत: एकता का सिद्धांत था, विकास का सिद्धांत था, स्वयं क्रिया का सिद्धांत था, स्वतंत्रता का सिद्धांत था, समाजीकरण का सिद्धांत था, खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत था। अब हम देख लेते हैं हमारे मारिया मॉन्टेसरी थी, उनको देख लेते हैं। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली का नाम मारिया मॉन्टेसरी पद्धति रखा। मारिया मॉन्टेसरी के आधारभूत शिक्षण इस प्रकार थे: आत्म कथा का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वशिक्षा का सिद्धांत, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत, खेल विधि द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। ये था उनका सिद्धांत था। मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षा पद्धति को 3 भागों में विभाजित किया था: कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा को। 3 भागों में उसने शिक्षा को डिवाइड किया था। अब हम देख लेते हैं शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में पहला क्या है, परिवार ही है हमारा। देख लेते हैं। पारंपरिक दृष्टि से घर या परिवार को शिक्षा का अनौपचारिक एवं सक्रिय साधन के रूप में देखा जाता है, परंतु समय के साथ साथ इनके स्वरूप और कार्यों को बदलाव हुआ है। आक्रमण और निकबरण के अनुसार पहले परिवार के नियम कार्य थे। कौन कौन से कार्य थे? प्रेम संबंध, आर्थिक शैक्षिक रक्षा करना, मनोरंजन संबंधी, परिवार की प्रतिष्ठा और धर्म की स्थिति। घर या परिवार बालक के लिए सीखने का प्रथम स्थान है। किसने बताया ये? शिक्षा के प्रभावी कारक में परिवार नैतिक सामाजिक प्रशिक्षण का सबसे प्रमुख स्थान है। बालक घर में ही रहकर अनुकूलन का पाठ सीखता है। घर का प्रभाव बालक में कुछ मूल्यों और आदतों का विकास करता है। बालक परिवार के सामाजिक जीवन में रहकर जो भी अनुभव प्राप्त करता है उसे सामाजिक व्यवहार कहते हैं। 1 मिनट, पूरा सेटअप फिर से हो गया। कहाँ पढ़ लेते हैं? घर पर बालक अनुकूलन पाठ सीखता है। घर पर बालक परिवार के सामाजिक जीवन में रहकर ही जो भी कुछ अनुभव प्राप्त करता है वह सामाजिक व्यवहार कहलाता है। बालक में मानसिक व भावनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करता है। बालक में बच्चे के बुरे आदतों का निर्माण होता है। उपरोक्त कारकों में के अतिरिक्त परिवार बालकों में प्रेम की शिक्षा, सहयोग की शिक्षा, निस्वार्थ की शिक्षा, परोपकार की शिक्षा, सहनशीलता की शिक्षा, कर्तव्य पालन की शिक्षा, आज्ञा पालन, अनुशासन की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और व्यक्तित्व का विकास जैसे प्रदान किया जाता है। ये हमारा था यूनिट। आगे हम देख लेते हैं क्या इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बने हुए हैं उसको देख लें। प्रारंभिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? 3 से लेकर 8 वर्ष तक बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। वर्तमान भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या होती हैं? विविधता, सामाजिक असमानता, विज्ञान तकनीकी का विकास, तेजी से शहरीकरण और बदलती जीवन कौशल। आरंभिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास, नैतिक भावनात्मक विकास। वर्तमान समाज में प्रारंभिक शिक्षा का आवश्यकता बच्चों को विकास और मजबूती देती है। देख लें प्रारंभिक शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत हैं।
विकास की उपयुक्तता, सीखने में रुचि, गतिविधि आधारित शिक्षा, वातावरण की महत्ता। अब देख लें अगला क्वेश्चन, वर्तमान समाज में परिवार की क्या भूमिका होती है? परिवार बच्चों का संस्कार, सुरक्षा, प्रेम, प्रारंभ सीखने का वातावरण प्रदान करता है। विद्यालय की क्या भूमिका होती है? विद्यालय शिक्षा के साथ साथ बच्चों के समग्र विकास का अवसर प्रदान करता है। खेल का प्रारंभिक शिक्षा पर क्या महत्व है? खेल से शारीरिक विकास, सामाजिक कौशल, नेतृत्व, मानसिक संतुलन का विकास होता है। भाषा विकास का प्रारंभिक शिक्षा पर क्या महत्व है? तो भाषा से बच्चों को सोचने, समझने और अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करता है। नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है? तो नैतिक शिक्षा से बच्चों के अच्छे संस्कार, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकास होता है। वर्तमान समाज और तकनीकी का प्रारंभिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तकनीकी शिक्षा को रोचक और सरल बनाती है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से बच्चे निर्भर हो सकते हैं। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो सभी बच्चों को उनकी क्षमता की या पृष्ठभूमि के परवाह किए बिना समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। फिर प्रारंभिक शिक्षा में क्या भूमिका है? तो प्रारंभिक मार्गदर्शन, प्रेरक, सहायक, बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास करना ही प्रारंभिक शिक्षा कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहलाता है? तो वह शिक्षा जो बच्चों के रुचि की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दी जाती है उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की गतिविधियों का क्या महत्व है? तो गतिविधियों से सीखने में सक्रिय भाग लेते हैं और उनकी रुचि को समझ बढ़ती है। मूल्य शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा पे क्या महत्व है? तो यह बच्चों में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सहयोग जैसे मूल्यों का विकास करती है। आज के समाज में शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? असमानता, महंगी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का दुरुपयोग, रोजगार की कमी, ये हमारी प्रमुख समस्याएं हैं। अब देख लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा में माता पिता की क्या भूमिका है। तो माता पिता की भूमिका है बच्चों से प्रेम करना, मार्गदर्शन देना, प्रेरणा देना, सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। प्रारंभिक शिक्षा के लिए उपयुक्त वातावरण कौन सा होता है? तो स्वच्छ, सुरक्षित, प्रेमपूर्ण, प्रेरणादायक और संसाधनों का वर्गीकरण वातावरण। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आप प्रारंभिक शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, आधुनिक संसाधन, सीखने की रोचक विधियाँ और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। ये हमारा हो गया यूनिट 3 जो हमारा था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो हमारा चैप्टर था, हमने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, अध्याय 1 और अध्याय 2 का। ये हमारा तीसरा अध्याय है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो भी वीडियो देख लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन